Good morning. Respected प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर साहिबान और मेरे सामने बैठे सभी विद्यार्थीगण, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो आज का विषय हम ले रहे हैं वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन। बढ़ई को कहा गया कि मुझे एक मेज बनवानी है और मेज के लिए आप जो है लकड़ी लेकर आओ। तो राजा ने बढ़ई को आदेश दिया। बढ़ई जो है जंगल में निकल गया लकड़ी लेने के लिए। तो वो 6 दिन में लौटा आके 6 दिन बाद आया तो राजा ने पूछा, भाई एक टेबल बनाने के लिए, एक मेज बनाने के लिए आपने 6 दिन कैसे लगाए? तो उन्होंने बताया कि 6 दिन नहीं, 6 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। तो उन्होंने कारण पूछा कि इसका कारण क्या है, कैसे 6 महीने लगेंगे एक मेज के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में? तो उन्होंने बताया कि जब हम लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए हर वृक्ष के प्रति कि कौन सा वृक्ष कटने के लिए तैयार है, कौन सा वृक्ष खुश है, कौन सा वृक्ष जो है ये चाहता है कि मुझे काट लिया जाए, ये जानने के लिए 3 महीने नहीं 6 महीने भी लग सकते हैं। आप किसी को भी जाके काट लोगे और किसी को भी लेके आ जाओगे, ये सही नहीं है। और जो लकड़ी बगैर किसी वृक्ष की परमिशन के काटी जाएगी और उससे जो टेबल बनेगी या उससे जो चेयर बनेगी वो आपके लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकती। हम बहुत कुछ देखते हैं घरों के लिए, ज्योतिष दिखवाते हैं, हम घर का वास्तुशास्त्र देखते हैं, किधर घर बनाना है, किधर रसोई बनानी है, किधर टॉयलेट बनाना है, लेकिन हमारे घर में जो सामान है उसके बारे में कभी नहीं सोचते हम कि वो हमारे लिए शुभ है या नहीं है। जब हमने किसी वृक्ष से परमिशन ही नहीं ली, हम ऐसे ही उसको काट के ले आए, उस वृक्ष की क्या मनोदशा रही होगी उस समय। जैसे हम किसी मुर्गी को काटते हैं या बकरी को काटते हैं या किसी भी जीव को काटते हैं, क्या हम कभी परमिशन लेते हैं उससे? क्या वो खुशी खुशी कहेगा कि मुझे काट लो, मैं खुश हूं बिल्कुल, मैं आपके लिए आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे आनंद के साथ खाओ? कोई मुर्गी, कोई बकरी, कोई भी जीव नहीं चाहता कि मुझे काट लो। फिर वो जो मांस है या जो मीट है वो हमारे लिए शुभ कैसे हो सकता है, या हमारे लिए वो कैसे हेल्दी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। इसी तरह से पेड़, जो भी हमारे वृक्ष है, जो भी छोटे छोटे झाड़ियां हैं, अगर आप उसको वैसे ही उसकी परमिशन के बगैर काट लोगे, आप ये तय नहीं करोगे कौन सा पेड़ कटने के लिए तैयार है। अब आप ये कहोगे कि पेड़ कौन सा कटने के लिए तैयार होता है? कोई नहीं कटे, बोलता थोड़ी है पेड़। आपने व्यक्ति को देखा होगा, इंसान को, एक बच्चा है आपकी तरह, एक मेरी जैसा बुजुर्ग है। अगर मुझे कोई राष्ट्र के हित के लिए कोई यूज किया जाए मुझे, या मेरा प्रयोग किया जाए, तो आपसे ज्यादा मैं तैयार हूंगा कि यस, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूं, मैं अपना लीवर देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी जी है। सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिस पेड़ ने जिंदगी जी है उस पेड़ को काटा जाए, ये नहीं कि आक्रामक होकर हम किसी भी पेड़ को काट लें। और राजा की समझ में तब आया जब उन्होंने कहा कि आप जिस पेड़ को बगैर परमिशन के काटेंगे वो आपके राज्य के लिए शुभ नहीं होगा कभी भी। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि जो हमारे आसपास जो चीजें हैं जिससे पर्यावरण बना हुआ है, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो उसका ख्याल हम कितना रखते हैं या हम कितना उसके लिए योगदान देते हैं। एक स्टोरी और सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक बार एक जंगल में आग लग गई, और जंगल में आग लग गई भयंकर, तो एक चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ पर, उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। तो चिड़िया ने कहा बंदर को कि बंदर भैया हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए, आग के लिए। बोले तुम क्या करोगे, तुम इतनी सी छोटी सी चिड़िया, तुम्हारे बस की क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि बंदर भैया हम कुछ तो कर ही सकते हैं ना, जो पेड़ हमारे लिए, जो वृक्ष हमारे लिए भोजन दे रहा है, छाया दे रहा है और सब कुछ दे रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। बोला हम कुछ नहीं कर सकते। उसने ऐसे हंसी मजाक में जो है उसका मजाक उड़ाया। तो चिड़िया ने कहा कि छोड़ो, आप तो बैठो और मैं करती हूँ कुछ।
वो पास एक नदी थी, उसके पास गई और पानी चोंच में भर के लेकर आई और उसमें जहां आग लग रही थी वहां पर डालना शुरू कर दिया। जाए और डाल ले, फिर जाए लेकर आए, फिर डाल ले, फिर जाए फिर जाकर। तो बंदर हंसी उड़ाने लगा उसकी, अरे चिड़िया इससे क्या होगा, इससे क्या आग बुझेगी? तो चिड़िया कहती है कि बंदर भैया मुझे भी पता है कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरे अंदर गलानी नहीं होगी। जब ये जंगल जल जाएगा तो मुझे ये गलानी नहीं होगी कि मैंने कोई भी प्रयास नहीं किया, और जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। तो ये जो चीज है, ये भाव जो है, ये भाव हम सब में आना चाहिए। मैं सर के कमरे में बैठा हुआ था अभी, हमारा जीवन जो शुरू होता है, जो बहुत सी चीजें हमारे जीवन की क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने एक चीज देखी, बी लिखा उसमें, बनो, हो जाओ, तुम पोलाइट बन जाओ, तुम कॉन्फिडेंट बन जाओ, तुम ट्रू बन जाओ, तुम अलग अलग चीजें लिखे थे, लेकिन मैंने 3 चीजें उसमें नहीं पाई, 3 चीजें एब्सेंट मिली, और वो जीवन का महत्वपूर्ण अंश है। मैंने नहीं पाया करेज, बी करेजियस। बगैर करेज के जिंदगी नहीं चल सकती। कोई भी मरगिल्ला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता समाज के लिए, जंगल के लिए, वृक्ष के लिए, पेड़ पौधे के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारे अंदर करेज नहीं है, आप पोलाइट भी नहीं बन सकते, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं बन सकते। और दूसरा जो शब्द मुझे नहीं मिला, हार्ड वर्किंग, बी हार्ड वर्किंग। हम हार्ड वर्क से क्यों बचते हैं, मुझे उस बोर्ड पर नहीं मिला ये। और तीसरा वर्ड था सिंसियरिटी, वो नहीं मिला। तीनों शब्द जो है हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। बी सिंसियर अगर लिख दिया जाए तो सब चीजें आ जाएगी उसके अंदर, पोलाइट भी आ जाएगा, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। और बी करेजियस लिख दिया जाए तो हमारे अंदर एक हमारी आत्मा को झकझोरने वाली बात है, और हम जो है हर चीज के लिए तैयार हो सकते हैं। बगैर करेज के आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो आप बहुत बढ़िया तैयारी करने के बाद भी आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। और ये हमारे साथ भी होता है। जब हम एग्जाम देते थे तो ऐसा लगता था कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता था, अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है तो ऐसा लगता था जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं इसमें से। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है तो कहते हैं ना कि जिसमें हौसला है उसकी ईश्वर भी मदद करता है। हौसले से सफलता मिलती है, बगैर हौसले के सफलता नहीं मिलती। नर्वसनेस से कभी सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए जीवन में हमेशा करेजियस रहना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा, अभी विषय पर आता हूं मैं, किसी ने पूछा कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है जी? तो मैंने कहा मैं कैसे बताऊं क्लाइमेट चेंज। गांव के लोग थे, मैंने कहा क्लाइमेट चेंज ये है कि आप ऐसे समझो सीधी सीधी भाषा में कि जब हम छोटे थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, आज से 40 साल 35 साल पहले, तो हमारा जो एग्जाम होते थे कॉलेज के एनुअल एग्जाम, वो अप्रैल में होते थे। अप्रैल 15 से या मतलब आसपास मिड ऑफ द अप्रैल से शुरू होते थे। तो हम जो है स्वेटर पहन के जाते थे और कुछ ओढ़ के जाते थे, फिर भी हमारे को ठंड लगती थी 15 अप्रैल को। और आज 40 साल बाद या 35 साल बाद आप देखो कि हमें ठंड कब लगती है। हमें ठंड लगती है फरवरी के महीने में, जिससे हमें स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद नहीं लगती। इट मीन्स कि 2 महीना पहले हमारा मौसम खिसक गया। जो हमारी सर्दी पहले अप्रैल में होती थी 40 साल पहले, वही सर्दी आज फरवरी में है। तो आप ये समझो कि 2 महीने पहले हमारा मौसम खिसक गया। ये क्लाइमेट चेंज है, और यही क्लाइमेट चेंज हमारे लिए सबसे मुश्किल भरा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं ही हूं सब कुछ। 10वां अध्याय गीता का है विभूति योग। विभूति योग में गीता में क्या कहा भगवान ने? जिसको हम देखते हैं चारों तरफ, वो कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं ही हूं सब कुछ। मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं जलचरों में मृगराज हूं, मैं सब कुछ हूं। फिर भी हम ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई हमारी मनुष्य बनने के बाद, जो सबसे बड़ा नुकसान किया हमें, वो किया धर्म ने, रिलीजन ने किया।
उस रिलीजन ने यह बताया कि हम इंसान इतने बुद्धिमान हैं कि हमारे लिए ही सब कुछ बना है, हम श्रेष्ठ हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारे लिए सब ये भोग की चीजें हैं, वृक्ष भी भोग की चीजें हैं, पानी भी भोग की चीजें हैं, पृथ्वी भी भोग की चीजें हैं, पर्वत हिमालय सब भोग की चीजें हैं, और हमने सबको फतेह करना शुरू कर दिया। और आज आप देखोगे कहीं पर भी दरार आ रही है, कहीं भी पर्वत खिसक रहे हैं, कहीं भी बाढ़ आ रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने उसको फतेह करने की कोशिश कर दी। धर्म ने यह बताया कि हम बुद्धिमान हैं, हमारे उपभोग के लिए, हमारे उपयोग के लिए सब चीजें बनाई है। क्यों ऐसा किया गया? जब व्यक्ति आदमी आदमी से लड़ता है तो उसको राजनीति बोलते हैं। आदमी आदमी की लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है तो उसको राजनीति बोलते हैं। जब व्यक्ति प्रकृति से लड़ता है, जब व्यक्ति पेड़ पौधे से लड़ता है तो वो जो है ना बहुत खतरनाक है, वो जो है विज्ञान कहलाता है। जब हम प्रकृति से लड़ते हैं, हम प्रकृति को फतेह करने की कोशिश करते हैं, उसको विज्ञान बोला जाता है। और जब व्यक्ति खुद से लड़ता है उसको धर्म बोला जाता है। और ये सब चीजें जो विज्ञान ने भी हमें यही बताया कि हम सब चीजों को फतेह कर सकते हैं। कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए, फतेह कर लिया, लेकिन कितना बड़ा नुकसान किया हमने, कितना पॉलीथीन हमने डाल दिया। अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े जल स्रोत है, प्लास्टिक हमने बनाई, हमने कहा कि हमने फतेह कर लिया, हमने एक अचीवमेंट प्राप्त कर ली। प्लास्टिक ऐसी बनाई हमने कि हमने कहा कि ये जलता नहीं है, ये डूबता पानी में ये खराब नहीं होता है, ये किसी भी चीज में काम आ सकता है, हमने अचीव कर लिया। और वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमने कितना बड़ा तीर मार दिया और हम जो है हमने प्लास्टिक बना दिया। लेकिन वही प्लास्टिक हमारे पंचभूतों के अलावा है। अगर इंसान को जमीन में गाड़ दिया जाए तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। किसी भी चीज को जमीन में दफना दिया जाए तो वो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को आप गाड़ दो 200 साल तक भी नहीं मिटेगा वो। क्या हमने फतेह की है या हमने अपनी जिंदगी को नुकसान में डाला है? जो प्लास्टिक हमने बनाई उसका कितने बड़े नुकसान हो रहे हैं, कितना बड़ा हम उसका नुकसान झेल रहे हैं। ये प्लास्टिक हमने फतेह तो की, हमने बनाई तो सही बहुत सी चीजें, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गई। हम कई बार पर्यावरण की बात करते हैं तो सिर्फ पेड़ पौधों तक सीमित रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ही पर्यावरण नहीं है। ये पत्थर, ये पहाड़, ये नदियां, ये जोड़ तालाब, ये सब चीज पर्यावरण का हिस्सा है और हम भी उसका हिस्सा हैं। एक वर्तुल है, एक चक्र है ये, कि हम जो है सब एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। जब भी हम उसकी एक कड़ी को तोड़ने का काम करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हम केंद्र बिंदु नहीं है। हमें जिस प्रकार से धर्म ने केंद्र बिंदु बनाया इंसान को कि ये पर्यावरण का, ये सारी नेचर का जो है आप केंद्र बिंदु, आपके लिए सब कुछ उपभोग के लिए दी गई है, ऐसा नहीं है। हम भी उसका एक हिस्सा है, एक कड़ी है। हमें जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए। हमारे लिए पेड़ जितने महत्वपूर्ण है उतने ही पेड़ों के लिए हम महत्वपूर्ण है। कभी आपने सोचा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ छोड़ते हैं उसको हम लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ लेते हैं। जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं। इट मीन्स हम जो है दोनों के पूरक हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है हम एक दूसरे के, कि अगर हम नहीं तो पेड़ नहीं, अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं। क्या कभी ये सोचा जा सकता है कि हम जो है एक ही चीज देखें? सिर्फ एक बढ़ाई क्या देखता है पेड़ में? लकड़ी देखता है सिर्फ, और कोई उपयोगिता नहीं देखता। वो ये नहीं सोचता कभी भी पेड़ इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन देता है जिससे बहुत लोगों का जीवन चलता है, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ लकड़ी देखता है। हर व्यक्ति की हर चीज के प्रति अपनी दृष्टिकोण है, अपनी मानसिकता है, अपना भाव है कि वो क्या चाहता है, उसके प्रति उसकी क्या उपयोगिता बनती है। वो दूसरी चीजों के बारे में कभी नहीं सोचता। हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर हमें पानी लेना पीने के लिए तो हम पानी की उपयोगिता सिर्फ पीने के तक सोचते हैं। हम उसको आधा लेते हैं, आधा बखेर देते हैं। या हम बाथरूम में जब स्नान करते हैं तो हम उसको पानी को सिर्फ अपने स्नान के लिए उपयोगिता उसकी देखते हैं, बाकी ये नहीं देखते कि पानी बचेगा तो पृथ्वी के गर्भ में जाएगा, नमी आएगी और दूसरे रिसोर्सेज पैदा होंगे, ये नहीं देखते हैं। हम सारे पानी को गटर में बहा देते हैं। आज यही तो हो रहा है। पर्यावरण को
बिखारने के लिए, पर्यावरण को खराब करने के लिए हम ही तो हैं और कोई नहीं है। अगर आप पेड़ नहीं काटो तो अपने आप जंगल खड़े हो जाएंगे। आप नदियों में गंदगी नहीं डालो तो नदी अपने आप साफ हो जाएगी। आप जोड़ तालाबों में गंदगी में डालो तो जोड़ तालाब खुद ही स्वच्छ है। उनको स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है, उनको उगाने की जरूरत नहीं है। और कोई व्यक्ति वन नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति वनों के जंगल नहीं लगा सकते, कोई नहीं कर सकता। एक ह्यूमन बीइंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो नेचर को बना सके। लेकिन हमारी गलतफहमी ये हो गई कि हम नेचर भी बना सकते हैं, हम नेचर का उपयोग भी कर सकते हैं, हम उपभोग भी कर सकते हैं। हमारी जो बोधपूर्ण उपयोगिता है, जो बोधपूर्ण उपभोक्ता है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि हमारे जो जीवन के 3 जो प्रिंसिपल है वो सब उसको देखना जरूरी है। एक है बुद्धि, हमारे ब्रेन जो है बुद्धि देती है, ब्रेन जो है मस्तिष्क जो है वो बुद्धि है। बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति खतरनाक बहुत होते हैं। हृदय भाव देता है, भाव मतलब इमोशंस देता है। हृदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो वाइब्रेशन आती है, वो बहुत कल्याणकारी होती है। और तीसरा जो संकल्प है वो हमारा नाभि केंद्र है। नाभि केंद्र से हमारा संकल्प पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब किसी को संकल्प लेना हो तो नाभि केंद्र से संकल्प लिया जाता है। बुद्धि जो है बहुत पहली चीज है और हर व्यक्ति बुद्धिमान बन गए आजकल। बुद्धिजीवी बोलते हैं उसको। अगर बुद्धिजीवी बोल दिया तो समझ लिया कि बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, या उसी के अनुसार दुनिया चल रही है, या उन्हीं के अनुसार सृष्टि चल रही है, नेचर चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति, शिक्षा तो ग्रहण कर ली हमने, लेकिन हम एनालिटिक नहीं बने। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमने कभी नहीं सोचा। जीवन की जो लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल जिसको बोलते हैं, उसमें एक एनालिसिस करने का भी एक गुण होना चाहिए व्यक्ति में कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं आप में से जो अपने कपड़े खुद धोते हैं? अपने कपड़े खुद धोते हैं? कोई है ऐसे? कोई होंगे, जरूर होंगे। लड़कियों में तो जरूर होंगे, लड़के नहीं होंगे। शाबाश। जो बच्चे इतना हौसला करके ये बता सकते हैं कि मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, जो नहीं धोते मैं उनको कोई प्रशंसा पत्र देने वाला नहीं। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि जो अपने कपड़े खुद नहीं धो सकता वो क्या पर्यावरण के बारे में सोचेगा? सोच सकते हैं क्या? वो नहीं सोच सकते। वो क्या वृक्षों की रक्षा करेंगे? जो अपने ही खुद के कपड़ों की रक्षा नहीं कर सकते, उनको ही नहीं धुल सकते, वो क्या दूसरी चीजों के सोचेगा? व्यक्तिगतता तो सबसे पहली चीज है। पर्सनल तो सबसे पहला हमारा आयाम है, उसके बाद सब चीजें आती है। समाज है, राष्ट्र है, ये सब चीजें तो बाद में आती है। जब हम अपने पर्सनल चीजों को ही नहीं केयर कर सकते तो हम समाज की चीजों को या एनवायरनमेंट की चीजों को या राष्ट्र की चीजों को कैसे केयर करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा था कि हार्ड वर्किंग, बी हार्ड वर्किंग। अगर हार्ड वर्किंग नहीं है आप, बी करेजियस, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत से, उत्साह से उत्सव मनता है। उत्साह अगर आपके पास है तो आप सब चीजों के लिए तैयार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। आपके लिए पौधारोपण करना है तो इसके लिए उत्साह चाहिए, हिम्मत चाहिए। आप बिस्तर से सुबह उठते हो तो उत्साह के साथ उठोगे तो आपकी प्लानिंग होगी कुछ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जीवन चला जाएगा ऐसे, चलता चलता जा रहा है, ऐसे कटता चला जाएगा जीवन। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में क्या लेकर आती है? ये सिर्फ जीवन में ये लेकर आती है अगर आपके पास करेज है तो आप उत्साह से जीवन जियोगे, के प्रति भी उत्साहित रहोगे, आप जोड़ तालाब के लिए भी उत्साहित रहोगे। आप देखते हैं, आप में से कितने बच्चे गांव में, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी जल स्रोत है हमारे सामने, आज जोड़ तालाबों की जो हालत है वो आप सब जानते हैं। जोड़ मर रहे हैं, तालाब मर रहे हैं, पेड़ मर रहे हैं, सब कुछ मर रहा है। हमने अपने खेती के लिए जमीन को खराब किया, हमने पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए और कभी भी ये नहीं सोचा कि पेड़ों की उपयोगिता और भी कुछ हो सकती है या जोड़ तालाबों की और भी कुछ उपयोगिता होती है। हमने अपने दृष्टिकोण से, जिसने जमीन चाहिए थी उसने पेड़ों को इसलिए काटा कि हमने अनाज उगाना है। उसने कभी नहीं सोचा कि ये ऑक्सीजन देने वाले भी वृक्ष है जिससे हमारा जीवन चलता है। जीवन हर चीज के बगैर चलता है। इन पंखों के बगैर आप जीवित रह सकते हो, इस बिल्डिंग के बगैर जीवित रह सकते हो, आप किसी भी चीज के लिए जीवित रह सकते हो, लेकिन सांस के बगैर जीवित नहीं रह सकते। हमारी जीने की सबसे ज्यादा जरूरत जो हमारे पास है वो है सांस, ऑक्सीजन, उसके बाद पानी, उसके बाद अन्न। अगर ये चीजें आपको मिलती है
तो आप जीवित रह सकते हो, किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर ये चीजें नहीं मिलेगी जो पर्यावरण से मिलती है हमें, वो उसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। हम कितनी भी गाड़ियां खरीद लें, हम कितने भी घर बना लें, हम कितने भी होशियार हो जाएं, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन अगर पर्यावरण की रक्षा हमने नहीं की, हमने जल की पूजा नहीं की। आप देखो कि हमारी जो संस्कृति है उसमें कितनी बातें ऐसी बताई गई है जिसको हम भुलाने लग रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में हम कह देते हैं यार हमारे यहाँ तो अंधविश्वास है, हमारे यहाँ तो लोग अंधविश्वास करते हैं, हमारे यहाँ तो सब ये चीजें ऐसी है, पुरानी हो गई है, इनको छोड़ दो सबको। अगर आपके एक फंक्शन है हमारे यहाँ, जब वैसे लड़का पैदा होता है तभी करते हैं वो, ईश्वर ने, भगवान ने या किसी भी हमारे बुजुर्गों ने या हमारी सनातन संस्कृति ने ये नहीं कहा था कि लड़का पैदा हो तभी करना, लड़की पैदा हो तब भी करना। कुआं पूजन, जलवा पूजन का एक कार्यक्रम होता है, आपके यहाँ का होता होगा ना, आपके घरों में, आपके परिवारों में होता है जब लड़का पैदा होता है, लेकिन आजकल लड़की पैदा होते तब भी करने लगे। वो पूजन क्या है? जलवा पूजन क्या है? पानी की पूजा है ना वो। पानी एक केंद्र बिंदु है, मनुष्य केंद्र बिंदु नहीं है एनवायरमेंट का, पानी केंद्र बिंदु है। और पानी के चारों तरफ पर्यावरण घूमता है। अगर पानी नहीं है तो हमारे पास ना पर्यावरण है, ना मनुष्यता है, ना कुछ भी है। इसलिए हमें जो जल की पूजा है वो करनी चाहिए। और जलवा पूजन हमारे यहाँ एक फंक्शन के रूप में दिया हमारे को, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रीति रिवाजों ने, हमारे ट्रेडिशंस ने उसकी पूजा करने के लिए दिया। हम जलवा पूजन इसलिए करते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के लिए कभी पानी की कमी ना हो। लेकिन हम उसको तो ध्यान नहीं रखते, उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसके ऊपर तो कभी भी बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन का रूप देते हैं, उसमें लोग शराब पीते हैं, उसमें लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, उसमें चाउमीन खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और सब चीज खाते हैं। लेकिन जिसके लिए वो फंक्शन किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं की जाती। कोई व्यक्ति कभी ये कहता है कि पानी जलवा पूजन किया या कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा है, तो कुआं पूजन का भी तो कुछ करो भाई। कुआं पूजन के लिए, कुएं के लिए या तालाब के लिए या जोड़ के लिए भी तो कुछ बात होनी चाहिए। उन लोगों को बताना चाहिए कि पानी भी हमारा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके लिए हमें जीवन जीना है। लेकिन नहीं, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी। हम वृक्षों को, हमारी बुजुर्ग महिलाएं वृक्षों के चक्कर लगाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूं, इसलिए पीपल की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, इसलिए पूजा नहीं करते। वो इसलिए करते हैं कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और इसीलिए हम उसके साथ साथ कलावा बांधते हैं, कच्चा धागा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? हम आज ये कह देते हैं अरे हमारी बुजुर्ग महिलाएं तो पागल है, उनको कुछ पता ही नहीं। कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप कच्चा धागा लेके और पीपल के चारों तरफ उसको लपेटते रहो 10 चक्कर लगाओ। क्यों? क्योंकि जब हम पीपल के नीचे रहेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हमारे शरीर को और हमारा शरीर मजबूत होगा। हमारा शरीर, हमारी हर सेल, हर कोशिका शरीर की वो उसमें ताकत आ जाएगी, वो जीवित हो जाएगी और वो आपके शरीर को ताकतवर बनाएगा, आपके शरीर को एनर्जी देगा। हम कभी भी ये बात नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं ये तो पागल है, ऐसे बांध रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, पीपल में दिया लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, दिया जब हम घी का दिया लगाते हैं तो जो भी कीट कीटाणु है जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको खत्म करने के लिए। एक स्टोरी और सुनाता हूं छोटी सी मैं। एक राजा ने कहा कि हमारे खेत में, हमारे राज्य में खेतों में जो छोटे छोटे पक्षी है, चिड़िया है, ये आजकल दाना बहुत चुगने लगी है, इसलिए इनको खत्म किया जाए। मीटिंग हुई, तय हुआ, ये हो गया कि भाई इन पक्षियों को खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाए? तो लोगों ने बताया जी हम इसमें जहर छिड़क देंगे, पेस्टिसाइड छिड़क देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। लोगों ने ऐसा ही किया। राजा ने भी ऐसा आदेश फरमान जारी कर दिया कि भाई ये चिड़िया, ये पक्षी सबको खत्म कर दो ताकि हमारे दाने न चुगे जाए। तो लोगों ने किया, कुछ दिन में चिड़िया पक्षी जैसे अभी खत्म हो रहे हैं ऐसे खत्म हो गए। तो पता लगा कि जो हमने अनाज के लिए चिड़िया और पक्षी खत्म किए थे वो तो अब हमारा अनाज भी पैदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अनाज पैदा? पता किया गया कि क्यों नहीं अनाज पैदा हो रहा, अब तो सब चिड़िया पक्षी सब खत्म कर दिए। तो किसी ने बताया कि जो कीट पतंगे, छोटे छोटे जो कीड़े थे जो हमारे दूसरे कीड़ों से रक्षा करते थे, जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो कीड़े को खाती थी और छोटे छोटे जो हमारे नुकसानदायक वो थे,
जीव थे उनको खाती थी। अब चिड़िया खत्म हो गई, अब दूसरे पक्षी खत्म हो गए, तो वो हमारे बीज को पैदा ही नहीं होने देते, वो हमारे बीज को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो हम एक चीज के लिए, एक फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये चीजें हमें यही शिक्षा देती है कि कोई भी चीज जब इस नेचर से, इस प्रकृति से हटेगी तो हमारा जीवन चक्र टूट जाएगा। और जीवन चक्र टूटने की वजह से हमारे को कितनी समस्याएं होती है। आप देखते हो, हम जब छोटे होते थे तो गिद्ध बहुत होती थी, गिद्ध चली गई, सब गिद्ध मार दी गई, पेस्टिसाइड ने खत्म कर दिया, उनका प्रजनन खत्म हो गया और आज गिद्ध दिखते नहीं है। अब जो भी पशु मरते हैं हमारे लिए एक समस्या का कारण है, बदबू मारते हैं, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। फिर हड्डा खोरी बनानी पड़ी, उसमें डाल दो। क्यों डाल दे? इसलिए डाल दे कि हमारे पास गिद्ध नहीं है, नहीं तो गिद्ध जैसे कोई पशु मरता था तो गिद्ध साफ कर देता था उसको, और बहुत जल्दी जो है हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता था। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ जीव जंतु थे हमारे पास जिनको हमने खत्म कर दिया। मनुष्य को धर्म ने बताया कि तुम हो, तुम सर्वे सर्वा हो, तुम ही बहादुर हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सब चीज तुम्हारे यूज के लिए, तुम्हारे उपभोग के लिए है। तो मनुष्य ने सब कुछ खत्म करना शुरू किया और आज मनुष्य की यह हालत हो रही है कि उसके लिए पग पग पर, हर पथ पर उसको समस्याएं घेर रही है। अच्छा होती है, घर की पाठशाला कभी लगती है, किसी के माता पिता ये बताते हैं कि नेचर के प्रति पोलाइट रहो, नेचर के प्रति वफादार रहो, जो जीवन देने वाली चीजें हैं उसके प्रति वफादार रहना जरूरी है, लॉयल रहना जरूरी है। लेकिन हमारे घरों में कभी भी घर की पाठशाला नहीं लगती। क्यों नहीं लगती घर की पाठशाला? क्योंकि हमें जरूरत महसूस नहीं होती। पढ़ाते हैं जैसे हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं उसकी, लेकिन जब पानी खत्म होता है, तब पानी नहीं आता है तो तराई तराई बसती है, तब हमें पता लगता है कि पानी की कीमत क्या है। जब पेड़, गर्मियों में हमें पेड़ दिखता है तो कितनी सुकून मिलता है। लोग गाड़ी भी पेड़ के नीचे खड़ा करना पसंद करते हैं और वैसे कहते हैं कि काट दो इनको, सबको खत्म कर दो, क्या जरूरत है पेड़ों की। जो में यूनिवर्सिटी में इतने भारी जंगल था, सब कटवा दे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इसलिए पेड़ कटवा दे क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पेड़ काटने की कहां जरूरत है? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कहीं भी की जा सकती है, अपने घर में कर लो। जो सब्जी हमें रोज चाहिए वो क्या हम अपने घर में नहीं उगा सकते क्या? हमारे घर में जगह नहीं। बदबू वायुमंडल को खराब करती है, या हमारे पानी को खराब करती है, या हमारे पृथ्वी को खराब करती है, यानी कि एनवायरनमेंट को खराब करती है। जो हमारे घर से कचरा निकलता है, कितने लोग ऐसे हैं जो उसका खुद मैनेजमेंट करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं सोचता। मैंने एक अनुभव किया कि जब लोग अपना कचरा पॉलीथीन में बांध कर बाहर फेंक देते हैं और वो सड़ता रहता है, उससे हमारा पर्यावरण को नुकसान होता है। नालियों में फेंक देते हैं जिससे पानी गंदा होता है, जोड़ तालाब में फेंक देते हैं जिससे जोड़ तालाब भी गंदे हो जाते हैं। और जब बरसात होती है, जिस जोड़ तालाब को तैयार रहना चाहिए पानी के कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, उसके लिए हमने उसको छोड़ा ही नहीं कहीं पर भी, हम सब गंदगी डाल दी। मैंने अपने घर से अनुभव किया, पिछले 1 साल से मेरा घर कचरा मुक्त है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा घर कचरा मुक्त है। आपका स्कूल भी कचरा मुक्त हो सकता है, आपके जितने भी टीचर साहिबान बैठे उनके घर भी कचरा मुक्त हो सकते हैं, आप सबके घर भी कचरा मुक्त हो सकते हैं। तो आप इमेजिन करो कि इतने सारे लोगों के घर जब कचरा मुक्त हो जाएंगे तो आप पर्यावरण को संरक्षण देने में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप पानी को खराब नहीं कर रहे हैं, आप पृथ्वी को खराब नहीं कर रहे हैं, आप पॉलीथीन नहीं फेंक रहे। और बहुत आसान सा तरीका है, मैंने खुद कर लिया तो आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा काम करना है। अपने घर में जो जो चीज हमारे घर में निकलती है, क्या निकलता है हमारे घर से? सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, रैपर, नमकीन के रैपर, बिस्किट के रैपर, अखबार, पॉलीथीन, दूध के पैकेट और किसी चीज के पैकेट, कांच के बल्ब, कांच का कोई बर्तन, यही तो निकलता है हमारे घर से। या और भी कुछ निकलता है, कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत, पेड़ के पत्ते, यही निकलते हैं ना सभी के घर से। या किसी घर से और भी कुछ निकलता है, दवाइयों के रैपर, दवाई की छोटी छोटी शीशियां, वही निकलती है ना। अगर इसके अलावा किसी घर से और कुछ निकलता हो तो बताओ मुझे, यही निकलता है ना। अखबार तो आप सब बेचते ही हो, ऐसा तो नहीं है अखबार कहीं जब फेंक देते हो, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हमारे फायदे की चीज है उसको तो संभाल कर रखो, और जो हमारे फायदे की चीज नहीं है उसको ऐसे फेंक दो।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ, लोगों को नुकसान हो, चाहे लोगों की हेल्थ को नुकसान हो, उसको ऐसे फेंक दो जो फायदे की चीज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे घर में निकल रहे, जो भी चीज निकलती है वो सब फायदेमंद है। मैंने क्या किया, हमारे घर में जो भी छिलके निकल रहे हैं, पहला उसका उपयोग तो यह कि आप किसी भी पशु को डाल सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि अब हम छिलका डालने कहां जाएंगे, हम तो ऐसे ही पॉलिथीन में बांध के डाल देंगे। ऐसा मत करो। आपका घर अगर जमीन पे है, जमीन पे मतलब जमीन पे तो सभी के घर है, जिसका नीचे जो रहते हैं जमीन पे, वही गड्ढा बनाओ 2 बाई 2, 2 फीट चौड़ा, 2 फुट ऐसे लंबाई चौड़ाई 2 बाई 2 की, और 3 फीट गहरा या 4 फीट गहरा बना दो ज्यादा से ज्यादा। आपका साल भर तक काम चलेगा। उसमें आपके जितने भी जो भी वेस्टेज है, आप फ्रूट का वेस्ट है, आप सब्जी का वेस्ट है, आप और कोई चीज वेस्ट है जिसको गलाया जा सकता है, पत्ते हैं, उनको सब उसमें डाल दो। डेली रोज डालो, आपके घर में रहेगा बिल्कुल, लेकिन कभी भी स्मेल नहीं करेगा, बदबू नहीं करेगा, कभी बदबू नहीं करता। कोई भी ये चीजें जो है, सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके तभी बदबू करते हैं जब उनके साथ प्लास्टिक मिलता है, जब वो किसी अलग चीज से मिलता है। जब पृथ्वी से जब वो मिलते हैं, मिट्टी से जब मिलते हैं, तो बदबू कभी नहीं करते, वो गलते हैं, सड़ते नहीं, गल जाते हैं वो। तो इसलिए उसमें डालते रहो, आपका साल भर तक कहीं नहीं जाएगा वो। आप डालते रहो, नीचे से वो खाद बनता रहता है, और उसको 6 महीने तक उपयोग कर लो। 6 महीने बाद उसको बंद कर दो, उसके बाद दूसरा बना लो। अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, तो आप एक गमला खरीद लो, 2 गमले खरीद लो, 3 गमले खरीद लो, जिसमें आप बड़ा सा गमला खरीदो और उसमें जो है ये कचरा डालते रहो, नीचे मिट्टी डाल दो, उसके बाद उसमें कचरा डालते रहो, जो भी है आपके पास। आपके पास अखबार है, उसको अलग करते रहो। आपके पास पॉलीथीन है, उसको एक बैग बना लो, पॉलीथीन का बैग बना लो, उस पॉलीथीन को डालो। अगर आपके पास कोई रैपर है, कोई और चीज है, उस रैपर का अलग से बैग बना लो। कोई कांच का सामान है जो ज्यादा डेंजरस है, उसको जो है अलग से डालना शुरू कर दो। अब मैं बताता हूं कि सब चीजें बिकती है। मैंने एक दिन पूछा, एक जो वेस्टेज लेने वाले आते हैं, मैं बोला आप क्या क्या चीजें लेते हो, तो बोला हम तो सब कुछ लेते हैं। सब कुछ मतलब कांच की चीजें भी लेते हैं, टूटे हुआ कांच भी लेते हैं, हम रैपर, पॉलीथीन सब कुछ लेते हैं, सब कुछ बिकता है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया भाई, सारी चीजें इकट्ठी करो, अलग अलग इकट्ठी करो, और जिससे ज्यादा बदबू मारती है उस चीज को मिट्टी के साथ जोड़ दो, उस चीज को गड्ढे में जोड़ दो, उसको गमले में डाल दो, और वो आपको खाद बना कर देगा। अच्छा, एक चीज में छूट गई जो मुझे कहनी चाहिए, चाय की पत्ती। ये हर घर से निकलते, लेकिन आपने नहीं बताया। चाय की पत्ती जो है इतना बढ़िया खाद है, इतना बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है, जो आप किसी भी चीज में डाल सकते हो। आप जो है उससे पैसा कमा सकते हो, और इससे 2 काम हो गए। एक तो आप पैसा कमा सकते हो, दूसरा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हो। पर्यावरण में बात करना बड़ा आसान है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसको अपनाना ये सबसे मुश्किल काम है। हमारे साथ यही मुश्किल है, हमारी जिंदगी में यही मुश्किल है कि हम कागजों में पर्यावरण ढूंढते हैं, हम किताबों में पर्यावरण ढूंढते हैं, हम किताबों में जल ढूंढते हैं, हम किताबों में पेड़ पौधे ढूंढते हैं, हम जमीन पर कुछ नहीं ढूंढना चाहते, हम जमीन पर कुछ नहीं लगाना चाहते। हमारे कह दिया जाए पेड़ पौधे लगाने हैं, तो हमारे माता पिता कहेंगे कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं, अपनी पढ़ाई करो। जोड़ तालाब की सफाई करनी है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ाई करो। पेड़ पौधे लगाने हैं तो पढ़ाई करो। कोई ऐसा सामाजिक काम करना है या कोई पर्यावरण संबंधित काम करना है, अपनी पढ़ाई करो। ये पढ़ाई यहीं रखी जाएगी। कभी भी किताबों में पर्यावरण नहीं मिलता, कभी भी पेड़ पौधे किताबों में नहीं मिलते। ये आपको चित्र तो मिल सकते हैं, उनके जोड़ तालाब के चित्र मिल सकते हैं वहां पे, लेकिन ओरिजिनल चीजें नहीं मिलेगी। ओरिजिनल चीजें तो जमीन पे मिलेगी, जिसको आपको करना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो कभी ये कहता है कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कोविड ने सिखा दिया जिंदगी कैसे जी जाती है। अगर आज अब भी व्यक्ति नहीं संभलता, तो मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कोविड में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए थे। क्या ये स्थिति अगर बार बार आई तो हमारे लोग जीवित रहेंगे क्या? ऑक्सीजन के सिलेंडर के लोगों ने सिलेंडर लेकर अपने घर में रख लिए। उस सिलेंडर से क्या होगा? अगर कोई वैज्ञानिक ये कह दे कि मैंने लेबोरेटरी में पानी बना लिया, कितना पानी बना लिया, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, क्या इससे इस पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को काम चलने वाला है? अब लोग कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन बना ली, हमने सिलेंडर भर लिए, इतने प्लांट लगाए हमने, क्या इससे ऑक्सीजन से काम चलेगा हर लोगों का?
वैज्ञानिक या सरकारें ये तो कह देती है हमने ये कर लिया, हमने ये फतेह कर ली, पर्यावरण पे फतेह कर ली, नेचर पे फतेह कर ली, लेकिन कितनी फतेह की है? अगर एक लोटा पानी आपने बना लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने पानी बना लिया है। ये कभी नहीं बन सकता, कोई नहीं बना सकता, और ये पूरी जनता के लिए पर्याप्त भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है। इसलिए ये जो हमारी ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजें हैं उसको, उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण की बात करते हो तो अपने घर से आज से शुरू करो कि मेरा घर आज से कचरा मुक्त होगा, मेरे घर से कोई कचरा नहीं निकलेगा, तो आप देखो साल भर में कितना पर्यावरण शुद्ध होगा। जो जितनी भी गंदगी है, जितने भी डस्टबिन लगी हुई है, वो तो सब हट जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। जब हम निकलते हैं उस डस्टबिन के सामने से तो हम मुंह के नाक के आगे कपड़ा लगाते हैं, वो सब चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें करने की जरूरत है। वन अपने स्कूल में लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि स्कूल का जो कचरा मुक्त अगर स्कूल करना है, सर से मैं निवेदन करता हूं कि जो आपका स्कूल है वो आज से कचरा मुक्त होगा, कि हम कोई चीज नहीं डालेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी जगह है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रेमी जो है पुराने लोग होते थे, हमारे बुजुर्ग जो जिनको हम ये कहते थे अनपढ़ है, ये गंवार है, वो पर्यावरण प्रेमी थे, उनको जानकारी थी, वो वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? जब हम पानी की रक्षा करते थे तो हमारे सामने जो भी जोड़, तालाब, छोटी बावड़ी कुछ भी होता था तो हम हर साल उसको तैयार करते थे पानी के लिए। कैसे तैयार करते थे कि जो कैचमेंट एरिया है पानी का, जो उस जोड़ तालाब का कैचमेंट एरिया बोलते हैं जहां से पानी आता है, जहां से इकट्ठा होता है पानी। जैसे मान लो एक जोड़ बना है, एक तालाब बना है, उसके चारों तरफ एक कैचमेंट एरिया जहां से पानी इकट्ठा होगा जब बरसात बरसेगी तो हम उसको तैयार करते थे। कैसे तैयार करते थे? उसकी खुदाई खुद करते थे। खुदाई कैसे करते थे? इतना पैसा नहीं था, इतना संसाधन नहीं थे, लेकिन लोग खुद खोदते थे, उसको खुद साफ करते थे। अगर जोड़ तालाब में जाते थे तो उसको पवित्र मानते थे, जूते निकाल के जाते थे, चप्पल बाहर निकाल के जाते थे और मिट्टी निकाल के उसके पाल पे डालते थे, उसके किनारे पे डालते थे, और ये उसको पुण्य समझते थे कि हमने इस जोड़ को तैयार किया है। जब पानी बरसेगा तो पानी जो है इकट्ठा होगा और वो पशु पक्षियों के काम आएगा, हमारे काम आएगा। जमीन के गर्भ में पानी जाएगा जो जल स्रोत को मीठा करेगा और पूरी हमारी खेती अच्छी होगी, हरी भरी होगी, हमारे पेड़ अच्छे होंगे। लेकिन आज कोई नहीं करना चाहता। हमारे लोग हर चीज के लिए काम करते थे। जितनी गंदगी आज फेंक रहे हैं लोग, पुराने बुजुर्ग नहीं फेंकते थे। हम गांव के रहने वाले, मैंने देखा है हमारे घर में हर घर के पास एक कूड़ी होती थी, कूड़ी बोलते थे उसको। कूड़ी क्या? जैसे 10 बाई 10 का एक गड्ढा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा और 3-4 फीट गहरा, वो एक गड्ढा होता था जिसमें पशुओं का गोबर भी डलता था, जिसमें हमारे घर में जो भी कचरा निकलता था वो डलता था। और सबके पास एक कूड़ी होती थी, सबके पास ये जिम्मेदारी थी कि कोई कहीं नहीं फेंक सकता, वो अपनी कूड़ी में ही डालेगा सारा कचरा, चाहे भले उसको 200 मीटर जाना पड़े, चाहे भले उसको 500 मीटर सर पे रख के लेके जाना पड़े। पहले कोई और संसाधन नहीं था, लेकिन सबकी कूड़ियां एक साथ होती थी, बिल्कुल कि जैसे ये पूरा आपका हाल है, इसमें सब 10 बाई 10 की कूड़ियां सबकी है, सबको पता है ये हमारी कूड़ी है, अपना कूड़ा वहां डालते थे। क्या वो ज्यादा समझदार थे? क्या हम ज्यादा समझदार हैं जो हम सड़क पर फेंक देते हैं? आपके पास किसी के पास कूड़ी है? आपके पास कोई ऐसा गड्ढा है जो अपना कचरा आप उसमें डालते हो? क्या आपको किसने ऐसा अधिकार दे दिया कि आप कहीं भी फेंक सकते हो? आप किसी की भी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हो, आप पानी को नुकसान पहुंचा सकते हो? किसने अधिकार दिया? सिर्फ धर्म ने अधिकार दिया कि हम सर्वे सर्वा हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम जो करेंगे वो सब हमारी उपयोगिता के लिए है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि पानी केंद्र बिंदु है, और अगर उस पानी को हमने नहीं बचाया तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, अन्न नहीं होंगे। अगर अन्न नहीं होगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन के बगैर तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बार बार पेड़ों का कटान, बार बार पेड़ों का नुकसान, और हम एक पेड़ लगा के 20 लोग फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ। एक पेड़ लगाया, 20 लोगों ने फोटो खिंचवाया और उसके साथ उस व्यक्ति का नाम लिख दिया कि इसने पेड़ लगाया। उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर दिया। एक पेड़ लगाकर 20 लोग फोटो खिंचवाना, ये कितना जस्टिफिकेशन है इस नेचर के लिए, ये आप समझ सकते हैं। और वो फिर बाद में थोड़े दिन में उसमें पानी नहीं दिया, वो सूख के कहां चला गया ये भी नहीं पता लगता। देखा होगा आपने, कोई देखने नहीं आता। जिसने पेड़ लगाया उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पेड़ को देखे।
लेकिन क्योंकि वो तो चीफ गेस्ट है, वो तो मुख्य अतिथि है, वो थोड़ी देखने आएगा। उसने पेड़ लगाया, पेड़ बाद में सूख जाओ, उससे क्या मतलब है? उसको तो फोटो खींच गए, अखबार में छप गई, फला स्कूल ने, फला कॉलेज ने, फला बच्चों ने, फला अधिकारी ने ये काम किया। इतने पेड़ लगते हैं। कल एक मीटिंग हो रही थी सेक्रेटेरिएट में, तो डीएफ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहा है कि हम 5 लाख पेड़ लगाएंगे। ये कहां पे है 5 लाख पेड़? हम जब भी पेड़ मांगने जाते हैं तब तो पेड़ मिलते नहीं है। फिर तुम पेड़ भी, तुम्हें ये नहीं पता कि फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है। आप सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हो, आप स्कूल फॉरेस्ट्री की बात करते हो, आप कॉलेज फॉरेस्ट्री की बात करते हो। तुम्हारे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है ना इन चीजों का, कि कॉलेज में कौन सी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, स्कूल में कौन सी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, हॉस्पिटल में कौन सी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए। ये तो सबको पता होना चाहिए ना। जब व्यक्ति बीमार होता था पहले, तो कहते थे नीम के पेड़ के नीचे बैठो, नीम के पेड़ के नीचे ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, तो कहते थे लोग जल्दी ठीक हो जाते। जिसको टीबी हो जाती थी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता नीम के पेड़ के नीचे। उसको पहाड़ों पर भेजा जाता था, अलग अलग जगह भेजा जाता था, क्योंकि दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ होकर आते थे। लेकिन आज हमारे को यही नहीं पता कि हमारे टीबी हॉस्पिटल है हिसार में, और उसमें पेड़ लगे हैं सफेदे के, पेड़ लगे हैं कीकर के, काबली कीकर के, जो बीमारियां बढ़ाती है। हमारे यहाँ फोरन के जो कुछ पौधे आ गए हैं, जैसे सफेदा है जो है हमारा यूकलिप्टस, ये फोरन का पौधा है। इसके नीचे कुछ भी नहीं होता और हम बड़े शौक से लगाते हैं उसको, क्योंकि हमें पैसा दिखता है, पैसा होना चाहिए। हम अपनी जमीन को उर्वरक बनाना नहीं चाहते, हमें पैसा दिखता है कि सफेदा लगाओ, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आप ये देख लेना, जहां भी सफेदे का पौधा खड़ा है, जहां उसके पत्ते गिरते हैं, कोई भी चीज वहां पैदा नहीं हो सकती। एक इसके विपरीत एक जांडी पौधा है जिसकी हम पूजा करते हैं, बिश्नोई समाज उसकी पूजा करते हैं। राजस्थान में ज्यादातर जांडी मिलेगी। जांडी के जहां पत्ते गिर गए, उससे बढ़िया कोई खाद नहीं है, उससे बढ़िया कोई पृथ्वी के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। जहां भी जांडी के पत्ते गिरेंगे वहां फसल जो है बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ज्यादा गहरी मिलेगी, ज्यादा उत्पादकता होती है वहां पे। लेकिन हम ये नहीं समझते। जहां हमारे साथ दूसरा जो पौधा आया, वो आया जिसको हम अंबर बेल बोलते हैं, जो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं तो पेड़ों को खत्म कर देती है। कैसे आए ये हमारे साथ? ये साजिश की गई या वैसे ही आ गए? एक पानी को खत्म करने का पौधा है, जो आपने देखा होगा जितने भी जल स्रोत है, जितने भी जोड़ तालाब है, उसमें उग जाता है, जलकुंभी बोलते हैं उसको, और वो सारे पानी को खराब कर देता। पूरे पानी के स्रोत पे पूरा बड़ा तालाब, बड़ा जोड़ उसमें उग जाते हैं, तो पूरा पानी खत्म हो जाता है। ये सब पौधे कैसे आए? ये हमारे लिए नुकसानदायक, क्योंकि पर्यावरण के लिए जो हमारा क्लाइमेट है वो जरूरी है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा खाना भी कैसा होना चाहिए, हमारा पहनना कैसा होना चाहिए, ये नियम होने चाहिए। नियम कभी नहीं होते इन चीजों के। जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारी धरती कहती है, जो हमारे पेड़ पौधे कहते हैं, वैसा ही हमें रहना चाहिए। आप सोचोगे कि साउथ में लोग लुंगी क्यों बांधते हैं, साउथ में लोग खुले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनका क्लाइमेटिक स्थिति ऐसी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो इसलिए खुले कपड़े पहनने जाते हैं। वहां पे चावल क्यों खाया जाता है? अब हम ये सोचें कि हम रेगिस्तान में भी चावल उगा दें, तो हम पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। जहां रेगिस्तान है वहां बाजरा ही पैदा होगा, वहां कपास ही पैदा होगा। जहां पर चावल पैदा होता है वहां पानी की भरमार है। हम क्या चाहते हैं कि हम रेगिस्तान में भी चावल उगा दें, लेकिन वहां चावल उगाने की स्थिति नहीं है। हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम पानी के बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने पैसे के बारे में सोच रहे हैं। तो पर्यावरण के जब बारे में सोचना है तो हर परिस्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा, हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्लाइमेट हमें सिखाता है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसा हमारा डायलेक्ट होगा, वो पर्यावरण सिखाता है। कितनी पोलाइट आपकी भाषा है, ये पर्यावरण सिखाता है। कितनी लठमार भाषा है, ये पर्यावरण के अनुसार है, क्लाइमेट के अनुसार है। अगर क्लाइमेट आपका वैसा है तो वैसे ही बोलोगे आप। आपने देखा होगा, आप श्रीनगर गए होगे, जम्मू कश्मीर गए होगे, तो वहां के लोग जो है बड़ा पोलाइट बोलते हैं, ऐसे हवा से निकलते हैं जब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है, तो उनका जो डायलेक्ट है वो इस टाइप से हो गया। हर जगह का अपना पहनावा है, अपनी बोली है, और वो क्लाइमेट के अनुसार है। लेकिन हम उसको बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, हम सबके मालिक बनना चाहते हैं। तो वो मालिकाना जो हक है
वो गलत है। उस मालिकाना हक को हमें त्यागना पड़ेगा और हर चीज के साथ रहना पड़ेगा। सह अस्तित्व की भावना कि मैं पेड़ के साथ रहना चाहता हूँ। पेड़ के साथ क्यों रहना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन देता है, पेड़ मुझे लकड़ी देता है, पेड़ मुझे ईंधन देता है, पेड़ मुझे फूल पौधे देता है, फल देता है, इसलिए मुझे पेड़ की जरूरत है। और पेड़ को हमारी क्यों जरूरत है? क्योंकि हम उसको भोजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम उसको रेसिप्रोकली पानी डालते हैं। ऐसे ही हमारा पानी जो जल तालाब है, जो जोड़ नदियां हैं, उसकी जरूरत है हमें कि वो हमारे लिए अन्न धन धान्य उत्पन्न करता है, इसलिए हमें जरूरत है उसकी। हमारी पृथ्वी को अच्छा रखता है। और जो हम पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इसको बंद करने की जरूरत है। लेकिन ये हर व्यक्ति के इनिशिएटिव लेने से होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम किताबों में पढ़ लें कि ऐसा हो गया यार, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया यार, ऐसा कर दो। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें अपने तीज त्योहारों पे, अपने फेस्टिवल से, अपने ट्रेडिशन से, अपने बुजुर्गों से जो चीजें हैं वो सीखनी पड़ेगी। अगर हम उतना नहीं कर सकते तो कुछ लेवल पे तो हमें जरूर करना पड़ेगा। ये अब कितने लोग ऐसे हैं आप में से, मैं आपसे एक संकल्प कराना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो आज कल से अपने घर को कचरा मुक्त करें? कोई है ऐसे साथी जो ये हौसला कर सके, ये हिम्मत कर सके कि हम करेंगे? लेकिन वैसे हाथ मत उठाना, वैसे ही मत उठा देना। अगर आप करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो और आपको कोई दिक्कत आती हो तो प्रिंसिपल साहब से पूछ लो, हमारे से पूछ लो, हम बता देंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली आप ये संकल्प करना कि मैं अपने घर से, मैं पर्यावरण को कैसे थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाऊं, कैसे उस पर्यावरण को शुद्धि के लिए काम करूं, कैसे मैं पशु पक्षियों को की केयर कर पाऊं, कैसे मेरे जो जितनी भी प्रजातियां मेरे आसपास में जितने भी पक्षियों की प्रजातियां, उसको कैसे बचाऊं मैं। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। मेरे लिए एक छोटा सा कर्म होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना गीता में कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल तो अपने आप ही मिलेगा, लेकिन इस प्रकृति के लिए काम करना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हमारा जीवन इस पर टिका हुआ है। बच्चे जो है परेशान होने लगते हैं थोड़ी देर में कि क्या करें क्या नहीं करें। धैर्य, पेशेंस रखो। धैर्य रखोगे तो आपको काम चलेगा। इसलिए जीवन को हमेशा ऐसे जियो जैसे हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण से हटकर दो बातें बता रहा हूं आपको। हमारे पास इतना दबाव नहीं था, निश्चित तौर पर नहीं था। हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास टीवी नहीं थे, हमारे पास गलत संगत वाले लोग नहीं थे, हमारे सामने नशा नहीं था, हमारे सामने बुजुर्ग थे जो अपने बच्चों की केयर करने वाले थे, जो बड़े बड़े महान पुरुषों की स्टोरी सुनाने वाले थे, जो भगत सिंह की स्टोरी सुनाने वाले थे, जो महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनाने वाले थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को बताने वाले थे, जो चिन्नम्मा माई को बताने वाले थे, जो ज्योतिबा फूले को बताने वाले थे, जो सावित्रीबाई फूले को बताने वाले थे, उनके जीवन को बताने वाले थे कि आप जीवन कैसे जियो। लेकिन आज आपके सामने ऐसे बुजुर्ग भी नहीं है जो ये सब चीज बता सके। आपके सामने संगत ऐसी है जिसको से बचना बहुत मुश्किल है। आपके सामने नशा फैला हुआ है चारों तरफ, उससे बचना जरूरी है। मोबाइल एक सबसे बड़ी बीमारी है, उससे बचना जरूरी है। टीवी एक बीमारी है जिससे बचना जरूरी है। ये इतनी समस्याएं हमारे सामने नहीं थी। हमारे माता पिता की कोई अपेक्षा भी नहीं थी कि जेई करो, नीट करो, आईएएस करो, आईपीएस करो, सिविल सर्विस करो, फला करो, ये करो। कुछ नहीं। हमारे माता पिता को तो यही नहीं पता होता था कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं होता था। आज तो सब पता होता है। जो अनपढ़ पेरेंट्स है ना, वो भी सीख लेते हैं कहां से जा जाकर। पता नहीं, मुझे यही नहीं पता लगता कहां से सीखते हैं जेई के बारे में। वो 10वीं पास भी नहीं है, 8वीं पास है, लेकिन जेई का सब कुछ पता है उसको नीट का भी सब कुछ पता है, उसको आईएएस का भी सब पता है। क्योंकि मेरा बच्चा बनना चाहिए। बच्चे का 95% मार्क्स आ गए, बोले ये तो कम रह गए। जान लोगे क्या? जान लोगे बच्चों की 95 थोड़ा है क्या? अरे किताबों से क्या होगा रट्टा मारने से? जो हमारी इतनी दुकानें ट्यूशन की खुल गई है, इनसे रट्टा लगवाते हैं। किसी को ओरिजिनल ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। हमारी कौन सी नदी पूर्व से चलती है, पश्चिम की तरफ जाती है, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, किसी को ज्ञान ही नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फटाफट बताया, हो गए। नीट पास हो गई, जेई पास हो गया, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, फला बन गए, ये बन गए। क्या होगा? अगर कोई फोटोग्राफर बन जाएगा तो क्या बेइज्जती हो जाएगी उसकी? क्या कोई कृषक बन जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी क्या?
क्या कोई ड्राइवर बन जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी क्या? हर व्यक्ति जो डॉक्टर बन चुका, क्या वो खुश है क्या जिंदगी में? खुश है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो डॉक्टर बन गया वो खुश है क्या? खुश नहीं है, इसलिए आत्महत्या करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक डॉक्टर ने हिसार में आत्महत्या कर ली, अखबार में पढ़ा होगा 5-7 दिन पहले। क्यों कर ली? अगर डॉक्टर बनकर खुश होना है तो फिर क्यों उन्हें आत्महत्या की? या इंजीनियर बनकर ही खुश होना है तो क्यों आत्महत्या कर ली? हैप्पीनेस जीवन का पहला प्रिंसिपल है। अगर जीवन में खुशी नहीं है तो कोई चीज का कोई फायदा नहीं। एक आईएएस डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो आके गाजियाबाद में रेल के नीचे कट गया। क्या दुख था उसको भाई, क्या तकलीफ थी? आईएएस तो सब कुछ है, सोचा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया तो कोई तकलीफ ही नहीं है, फिर भी वो ट्रेन के नीचे कट गए, फिर भी वो फांसी का फंदा लगा लेते हैं। क्यों लगाते थे? क्योंकि जीवन में प्रेशर इतना है, दबाव इतना है कि हम जो है अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाते हैं। हम दूसरों के अनुसार चलते हैं। माता पिता सिर्फ ये चाहते हैं, अपनी अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पर डालते हैं कि जो वो नहीं बन पाए तो वो बच्चे बनने चाहिए मेरे, नहीं तो समाज के नहीं जीने देते लोग। सिर्फ यही पूछते हैं आजकल। कोई मिलेगा, मैं सर से मिलूंगा तो मैं ये पूछूंगा सर बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे और कुछ नहीं है पूछने के लिए। क्या आप कैसे हो, घर में बुजुर्ग कैसे हैं, खेती बाड़ी कैसी है, खाना पीना सही चल रहा है क्या? लेकिन ये पूछेंगे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चे ही हो गए, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब वो बेचारा मानसिक रूप से इतना पीड़ित हो जाता है कि वो बच्चों के ऊपर फिर प्रेशर डालना शुरू करता है। अरे सब पूछते हैं तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहे। उनका बच्चा तो इंजीनियर बन गया, उसका बच्चा तो आईआईटी में चला गया, उसका बच्चा तो एम्स में चला गया, और आप कुछ नहीं कर रहे। बच्चा बेचारा पीड़ित हो जाता है। हमारे एक दोस्त है, उसके भाई छोटे, उसके 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? कि जेई का एग्जाम पास नहीं हुआ। बताओ क्या जेई से छोटा रह गया जीवन? मतलब जीवन जो है वो जेई के आगे कुछ भी नहीं है। अरे आदमी जिएगा तो कुछ भी करेगा, हर व्यक्ति जीता है, हर व्यक्ति खुश है। एक आदमी अगर इमारत बनाने का काम कर रहा है, मजदूर का काम कर रहा है, वो भी खुश है अपने बच्चों में। क्या जेई बनाकर ही आप उसको खुश रखने की कोशिश करोगे? क्या नहीं कर सकते। अरे जब हम छोटे थे तो हमारा जीवन तो बिल्कुल ही आपसे विपरीत था एकदम से। जो आज ये कहते हैं ना हम बिल्कुल गरीब हैं, जो कहते हैं आज हम गरीब हैं, उससे 100 गुना गरीब थे हम, 100 गुना जब हम छोटे होते थे। लेकिन हमारे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि हम गरीब हैं। कभी भी राशन की दुकान पर खड़े नहीं हो जाकर। हमारे पास जूते चप्पल नहीं होते थे पैरों में, हमारे पास किताबें नहीं होती थी, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होती। पिज्जा बर्गर खाने का पैसा नहीं होता था हमारे पास, पिज्जा बर्गर होते ही नहीं थे। कोई एक्स्ट्रा चीज खाने की, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे समय में वो बर्फ घिस के ऐसे डालने जाते, जैसे आजकल गोला बनाते हैं ना, उसमें रंग डालते हैं, ऐसे वो कागज के पेपर पे डालते थे। वो जो रंगा होता है ना, जिससे लकड़ी घिसी जाती है, उससे घिस कर यहाँ पेपर पे डाल दे, उस पर रंग डाल दिया। वो 5 पैसे की आते थे, वो भी नहीं मिलती थी। फिर भी हम ये नहीं कहते थे हम गरीब हैं। हमारे पास जूते चप्पल साइकिल भी नहीं होती थी, फिर भी हम नहीं 5 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल में, फिर भी हमने कभी ये नहीं कहा हम गरीब है। कभी भी हमें खाने के लिए बहुत सी चीजें नहीं मिली, मीठा मिलता ही नहीं था खाने के लिए। जो लोग रोज खाते हैं ये सब चीजें, ये कभी नहीं मिलती थी। लेकिन हमने कभी नहीं कहा गरीब है। दूसरे की किताबें लेके जब एग्जाम होते थे, रिजल्ट आते तो ये ढूंढते थे कि हमारी ऊपर वाली क्लास में कौन था, तो उसके पास जाकर किताबें मांगते थे, भाई किताबें अपनी दे दे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी हम मानसिक रूप से गरीब है। हमारे पास सब कुछ है, एक घर में सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी माता पिता गरीब है मन से। गरीब इसलिए है कि अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं, अपने बच्चों को परेशान करते हैं कि तुझे जेई करनी है, तुझे नीट ही करनी है, तुझे सिविल सर्विस ही करनी है, आप जो है करेजियस बनो, आप सब कुछ कर सकते हो। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में ताकत है। ब्रेन सबका एक जैसा है। क्यों नहीं ब्रेन है? जब हमारे हाथ पैर एक जैसे हैं, हमारा शरीर एक जैसा है, हम क्या करते हैं समाज में बच्चों को, मतलब क्या करते हैं? डिमोरलाइज करते हैं। डिमोरलाइज कैसे? तू मिट्टी का माधो है, तेरे को कुछ नहीं है, तू नालायक है, तू गधा है, ये सब करते हैं। कभी बच्चे को ये कहते हैं कि तू बहुत होशियार है बेटा या बेटी, बहुत होशियार है, तूने बहुत अच्छा किया, तो तेरे 60% भी आ गए तो मैं तो खुश हूं एकदम से। ये कभी कहते हैं? कोई नहीं कहता। सब सारा दिन टॉर्चर ही करते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं।
इसलिए ब्लैकमेलिंग करते हैं, अरे हम तो पेट काट काट के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें लिखा रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अरे तो क्यों पेट काट रहे हो भाई? आप आराम से खाओ पियो, हमारे को भी आराम से खाने पीने दो, क्योंकि ब्रेन सबका एक जैसा है। सिर्फ आपको 3 चीजें जो मैंने शुरू में बताई थी उसी को यूज करना है। एक हार्ड वर्किंग, अगर आप हार्ड वर्कर हो, आप 4 घंटे 5 घंटे बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, तो आप किसी भी चीज में सक्सेस हो सकते हो। आप करेजियस हो, आप साहसी हो, हिम्मती हो, उत्साही हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सिंसियर हो तो आपके अंदर सारी क्वालिटी, आप ही समझ लो। जीवन में कुछ भी करना है तो आप मेहनत करना सीख लो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्किंग। लोग उसको स्मार्ट वर्किंग भी कहते हैं। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। चालाकी मत करो, कनिंग मत बनो, जीवन में सरलता से जीवन जियो, सरलता से जीवन जीना सीखो। कभी माँ बाप को चीट मत करो, कभी माँ बाप को धोखा मत दो। अपने जीवन के साथ जैसा रहना चाहते हो वैसा रहो, लेकिन मेहनत अगर आप करोगे तो कोई जो ये कहता है कि भाई मेरे तो 40% नंबर आते हैं, 50% आते हैं, हालांकि आजकल 50 किसी के आते नहीं, क्योंकि 50 तो ऐसा माना जाता है जैसे ये तो बिल्कुल ही खत्म है। और हम जो है 50% वाले भी ये कहलाते थे भाई ये तो मतलब आसपास के एरिया में 50% किसी के नहीं आते थे, 60% भी नहीं आते थे। सर भी बता देंगे 60% फर्स्ट डिवीजन तो बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आप सब ब्रेन वाले बच्चे हैं, सब जो है इतने स्मार्ट है, इतने सब बढ़िया, इसलिए मोटिवेशन करो सबका। किसी बच्चे को कभी भी डिमोरलाइज मत करो। जैसे मैं बोल दूं किसी बच्चे को, बेटा तू बहुत आज जो है बहुत दुखी सी लग रही है, आपका चेहरा पीला पीला लग रहा है, बच्चा जो है डिमोरलाइज हो जाता है, मिरर में देखता है जाकर। 5-6 दिन ऐसे कह दो तो बच्चा जो है परेशान हो जाता है। पेरेंट्स यही तो कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं बेटा तू बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है, तेरे कपड़े बहुत अच्छे। मेरे को सिर्फ यही तो कहना है कि सर आपकी जो शर्ट है वो बहुत सुंदर लग रही है। तो शर्ट जो है मैंने सिर्फ यही कहा है, शर्ट सुंदर लग रही है, लेकिन सर के मनोभाव कैसे होंगे आप समझ नहीं सकते। आप खुद भी समझ सकते हो। जब आपको कोई ये कहता है कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप पूरा दिन प्रफुल्लित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, और वो उत्साह जो है आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है, आपके जीवन को एक पॉजिटिव दिशा लेकर जाता है। पॉजिटिव ऊर्जा यही है, आशीर्वाद यही है, और नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिव ऊर्जा देती है जो बच्चे के कैरियर को खराब करती है। इसलिए मैं सभी आप सबके माध्यम से आप सबसे यही विनती करता हूं कि अपने लाइफ को अच्छा बनाओ, किसी का प्रेशर मत झेलो, और दूसरा पर्यावरण के लिए कुछ काम करना है तो आज से अपने घर को कचरा मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। Very well said by sir. Environment is the place where we are living. So it's our moral duty to protect and preserve our environment. And we cannot do it just by writing some slogans, making some charts, some speeches on Environment Day, that is 5th June. We have to take initiative starting from our school. So let's make first our school more beautiful place so that even we can breathe. We are getting so many things from the environment like food, fiber, construction material, plywood, etc. So many things. In fact, 21% oxygen we are getting from Amazon rainforest. Plants are having their ethical importance also, like tulsi, neem, peepal, etc. So we have to protect these plants so that our coming generation should also come to know about these plants. Otherwise, these plants will be destroyed and our future generation will not be able even to know what is tulsi. Thank you so much, sir, for your valuable words. I'm sure this would be very much motivational for all of us to contribute our share towards environmental conservation. Okay, we have 4,800 plants in our school. So please have a big round of applause for the school also. Also, I'm sure that the expertise shared by you, sir, will help us to work together for making better environment for future generation. Thank you very much, sir. Please have a big round of applause. Yes, sir. And now I would
request respected principal sir to felicitate our guest of honor.